3 30 है ना, क्लास नोट नंबर 3। चलो जी, देखो एक टेस्ट होता है जिसे हम लोग फ्लेम टेस्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रिकॉर्डिंग हो रही है ना? लग तो नहीं रही मुझे, है? ठीक है। तो देखो फ्लेम टेस्ट क्या होता है। फ्लेम टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द cations of alkali metals। ठीक है, फ्लेम टेस्ट किस काम में लेते हैं? कोई भी एल्कली मेटल का जो कैटायन होता है, उन कैटायंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फ्लेम टेस्ट यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, मेटल कैटायन जो होता है या मेटल सॉल्ट जो होता है, मेटल सॉल्ट इज हीटेड इन फ्लेम एंड इट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक कलर। तो हर मेटल अपना एक अलग कलर देती है फ्लेम टेस्ट के अंदर। तो यार देखो एक तरीका है, देखो ये एक ट्रिक है छोटी सी, ध्यान रखना है इसको। इसे हम बोलते हैं लीना के बापू का स्कूटर। क्या है? लीना के बापू का स्कूटर। फिर इधर इनके कलर्स होते हैं, ये होता है कार्माइन। पहले इसको कार्माइन बोला जाता, अब तो क्रिम्सन ही बोलते हैं, और अपने ट्रिक के हिसाब से हम याद रख पाएंगे कार्माइन रेड। ठीक है, ये होता है गोल्डन येलो, इसका कलर होता है। ये होता है वॉयलेट, या फिर क्या होता है लिलैक। ये होता है एप्पल ग्रीन। ये होता है ब्रिक रेड। ठीक है, और ये होता है क्रिम्सन रेड। दो कलर क्रिम्सन रेड हो गए हैं, लिथियम का और स्ट्रॉन्शियम का। तो देखो पूरा कैसे होता है। लीना के बापू का स्कूटर, यहां पर आएगा कार रेड। गए विलायत ए बी सी पढ़ने। ठीक है, तो लीना के बापू का स्कूटर है ना, स्कूटर कार रेड, जी वाई गए गोल्डन येलो, वॉयलेट यानी विलायत, ए बी सी एप्पल ग्रीन, ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड, एबीसी पढ़ने। इसके अलावा आपके पास दो और कलर होता है। सीजियम का कलर होता है ब्लू, और रुबिडियम का होता है रेड। ये आपको अलग से ध्यान रखना है। एक और चीज, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट गिव फ्लेम टेस्ट ड्यू टू देयर हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अपनी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से ये दोनों फ्लेम टेस्ट नहीं देते। कॉपी करो। रेड रेड क्या? क्रिम्सन रेड, रेड के अलग अलग शेड होते हैं, जैसे कहाँ हो भाई? ये कौन सा कलर है? ये हल्का रेड, ये सब रेड ही रेड है। तो रेड के इतने सारे शेड हैं, तो इनके नाम रख दिए जाते हैं रेड, क्रिम्सन रेड, रूबी रेड, ब्लड रेड, रेडी रेड। ठीक है, रेड को एक्चुअली कलर एक ही नहीं है ना, कलर बहुत सारे हैं। ये कैसे जाता है? ये ना रेड के बहुत सारे कलर शेड्स होते हैं। जैसे ब्लू है, अभी देखो ये ब्लू,
ये दोनों सेम है क्या? नहीं है, लाओ डिफरेंस पता लग जाएगा साथ में। आपके हाथ में पेन कौन सा है तो ब्लू ही। फिर ये ब्लू के क्या है? अलग अलग शेड्स है, तो हर एक वेवलेंथ के ऊपर शेड चेंज होता है। ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मोलर मास। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मोलर मास मैं आपको पहले हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को, अभी ध्यान रखना। दिस वन इज यूज्ड, या यूज या बेटर लिखो आप, एप्लीकेबल वर्ड यूज करो। एप्लीकेबल फॉर homogeneous mixtures, like solutions, ठीक है, gaseous mixtures, alloys and isotopic mixtures। इनमें से किसी के ऊपर भी आप एवरेज एटॉमिक मास अप्लाई कर सकते हो। बहुत आसान सी चीज है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें आपको करना नहीं होता है। बट होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? सभी एयर है यहाँ पर, इस एयर में O2 भी है, N2 भी है, CO2 भी है, CO भी है। लेकिन आप एयर को देखकर ये नहीं बता सकते कि यहाँ O2 है, यहाँ N2 है, यहाँ CO2 है। नहीं बता सकते हो ना? यार एक बार मेरा फोन लाना वहां से, क्लास मेरे कैबिन में पड़ा हुआ है, बच्चे ऑनलाइन वाले बच्चों को पता ही नहीं कि कहाँ हो रही है क्लास, है ना? तो कोई भी होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है वो एक सिंगल सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है। जैसे मैं आपसे बात करूं एयर, बताओ एयर के अंदर कौन कौन है? एयर के अंदर O2 भी है, एयर के अंदर N2 भी है, और भी बहुत सारी गैसेस हैं। अभी O2 का मोलर मास कितना होता है? 32, और N2 का मोलर मास कितना होता है? 28। एयर के अंदर अगर मैं मोल परसेंट की बात करूं तो करीबन 20% मोल परसेंट, थैंक यू, O2 का होता है, और 80 मोल परसेंट किसका होता है? N2 का होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मुझे बताओ कि एयर का मोलर मास कितना होगा, है ना? तो अगर मैं कहूं कि O2 का, सॉरी, एयर का मोलर मास बताओ, क्या हम 32 बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? 32 बोल दो एयर का मोलर मास, क्यों? क्योंकि उसमें पता ही नहीं कि सिर्फ O2 थोड़ी ना है, 100% O2 तो हम कितना बोलते हैं? 32, 28 भी नहीं बोल सकते। तो आपको इसको देख के समझ में आएगा कि यार एयर का मोलर मास ना इन दोनों के कंट्रीब्यूशन के बराबर होगा, पहली बात तो। और दूसरी चीज आपको दिखनी चाहिए, नहीं दिखती तो समझें, एयर का मोलर मास 28 से 32 के बीच में होगा। किसके बीच में होगा? ना तो वो 28 से कम होगा और ना वो 32 से, क्योंकि वो दोनों के कंट्रीब्यूशन के क्या है? बराबर है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज मोलर मास बोलते हैं। और देखो किसी भी मिक्सचर के लिए जो एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला बनता है वो सिंपल बनता है, M1N1 प्लस M2N2 अपॉन N1 प्लस N2। यहां पर M1 क्या है? M1 है मोलर मास ऑफ कंपोनेंट 1, पहले किसी कंपोनेंट का। N1 क्या है? उसके मोल्स, मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1, सही है। M2 क्या है? M2 इज मोलर मास ऑफ कंपोनेंट 2, और N2 क्या हो जाएंगे?
मोल्स ऑफ कंपोनेंट। अगर 2 की जगह 3 कंपोनेंट होंगे तो क्या आ जाएगा यहां पर M3N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। बोलो ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है, हम किसी भी मिक्सचर पर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अब यहां पर बात करें, अगर मुझे एयर का एवरेज मोलर मास निकालना है तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M1 इंटू N1 यानी 32 इंटू 20 प्लस M2 इंटू N2 यानी 28 इंटू 80 अपॉन N1 प्लस N2। 20 प्लस 80 कितना हो गया, 100। इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा 28 पॉइंट। तो किसी भी गैसियस मिक्सचर पर आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। हाँ, 20% ये है, 80% ये है, दोनों के मोल्स हैं, ये क्या है, इसको यूज करके आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। कॉपी करो। चलिए अब देखो सेम चीज हम इसको किसी आइसोटोपिक मिक्सचर के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं, बताओ। आइसोटोप्स आर एटम्स विद सेम atomic number but different mass number। तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। तो किसी भी आइसोटोपिक मिक्सचर में, मतलब बेसिकली पहली बात तो ये है कि जब एक आइसोटोपिक मिक्सचर बनेगा उसमें सेम एलिमेंट के दो अलग अलग आइसोटोप्स होंगे, जैसे ZXM1 और ZXM2। बात वही है, अगर M1 इसका मोलर मास है, सॉरी M1 इसका मास नंबर है, तो उसका मोलर मास कितना होगा, M1 ग्राम। कितना होगा? अगर M2 इसका मास नंबर है तो उसका मोलर मास कितना होगा, M2 ग्राम होगा। अगर मैं इनके मोल परसेंट या मोल्स बोल लो, या कई बार वो यूज करता है परसेंटेज अबंडेंस टर्म। क्या यूज करता है? इसका मोल परसेंटेज अबंडेंस, अगर मान लो इसका है N1 और इसका क्या है N2, तो फिर से आप सेम एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, विच इज M1N1 प्लस M2N2 अपॉन N1 प्लस N2। सही है। अभी इसमें एक काम की चीज जिस पे आपको फोकस करना चाहिए वो ये है कि यार देखो, जैसे मैं बात करूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, एक होता है Cl35 और एक होता है Cl37 होता है। इस दुनिया में इसकी जो परसेंटेज अबंडेंस है, अभी एक बात ध्यान रखना, कई बार इससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। परसेंटेज अबंडेंस का सिंपल मतलब हम लोग क्या लेकर चलते हैं, मोल परसेंट। अबंडेंस का मतलब होता है इस दुनिया में जितना क्लोरीन एग्जिस्ट कर रहा है उसका कितना परसेंट इसकी फॉर्म में है और कितना परसेंट इसकी फॉर्म में है। ठीक है, तो जितना भी क्लोरीन एग्जिस्ट करता है उसका करीबन 75% तो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl35, और बाकी का 25% किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl37 की फॉर्म। सही है। तो अगर आप यहां पर M एवरेज का फॉर्मूला लगाएं, इसका फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो 35 इंटू 75 प्लस M2N2 37 इंटू 25 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 100। बताओ ये वैल्यू मिलाकर कितनी हो गई, 35.5। सही है। कितनी हो गई वैल्यू, ये दिया है, आपको नहीं पता, ये हमेशा एग्जाम में दिया है। मतलब डेटा ऐसा होगा, कुछ चीजें दी जाएगी और कुछ पूछी जाएगी, या फिर कुछ चीजें पूछी जाएगी तो पहले से कुछ ना कुछ दिया होगा। सही बात है ना। तो ऑब्वियसली अगर आपको कुछ दिया ही नहीं तो पता पूछेगा क्या, कुछ डेटा तो देना पड़ेगा ना, तो बिना डेटा दिए कैसे पूछ लेगा।
एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अभी काम की बात समझो, देखो क्लोरीन का एटॉमिक मास कैसा आ रहा है, फ्रैक्शनल, जबकि एटॉमिक मास एक होल नंबर होता है। तो यहां से एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट आपको समझना है कि अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास फ्रैक्शनल आ रहा है, क्या आ रहा है, तो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास indicates that the element exists in the form of mixture of isotopes। तो ये जो एलिमेंट है वो अपने आइसोटोप्स के मिक्सचर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये इस चीज का मतलब होता है। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास फ्रैक्शनल आ रहा है तो दैट मींस वो इस दुनिया में अकेला एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अपने भाई बंधु भी साथ में है, उसके आइसोटोप्स हैं और उन आइसोटोप्स का एक सर्टेन कंट्रीब्यूशन भी है, इसीलिए किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास फ्रैक्शनल वैल्यू पे आता है। O16 भी होता है, O17 भी होता है, O18 भी होता है। जो मेजर एग्जिस्टिंग होते हैं वो 16 और 18 होते हैं, पर उनका कंट्रीब्यूशन कम होता है। 16 का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। अब किसी का कंट्रीब्यूशन अगर 99% है तो उसी के आसपास वैल्यू आएगी। तो जो एग्जैक्ट ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आता है 16.008 U आता है। जो 0.008 आया वो उन दोनों की वजह से आया। क्या? हाँ, भाई आप अंतरिक्ष में जाके धरती की तरफ देखो, कोई एलियन है तो उसको धरती पे सबसे पहले जैसे आप ही गए तो बोला धरती पे कौन रहता है, बिल्ली क्यों नहीं बोला आपने? बिल्ली, कुत्ते, शेर, हाथी सभी तो रहते हैं। पॉपुलेशन तो अपने से और भी ज्यादा जानवरों में, ऐसा नहीं है। जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका पॉपुलेशन तो अपने से बहुत, चींटियां, चींटियों का पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा इंसानों से है ना। आप तो डॉक्टर लोग बायो पढ़ते हो, इनका चींटियों का तो बहुत ज्यादा नंबर मेरे हिसाब से तो होगा ही, है ना। पढ़ाते हैं ऐसा कुछ आप लोगों को? हाँ, लेकिन दिखते नहीं है, सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन नहीं है उनका। हम क्या है, सबसे ऊपर हैं इसलिए। हाँ, नहीं नहीं, अब वेट के मामले में नहीं, अब सारे इंसेक्ट में, लेकिन इंसानों को खा जाए तो बचेगा कौन? इंसेक्ट। वो फूड चेन में सबसे ऊपर हो जाएंगे। मतलब वो जो चेन है, जो हायरार्की है, उसमें सबसे ऊपर कौन बैठा है? इंसान। इसलिए हम उसी के हिसाब से लेते हैं। ऑब्वियसली हाथी थोड़े अंतरिक्ष में जा सकता है। हाथी अगर अंतरिक्ष में जाता तो हाथी को देखता, वो इंसानों को देखता। इसलिए तो पॉइंट ये कि अबंडेंस किसकी ज्यादा है तो उसी को कंट्रीब्यूट मान ले। चले आगे। क्यों ऑर्गेनिक में खूब पढ़ते हो? ऑर्गेनिक में जब आप एस्टरिफिकेशन पढ़ोगे, जहां पे एसिड और अल्कोहल मिलकर एसिड बनाएंगे, तो वहां पर एक आइसोटोप लगाया जाएगा O18, ये पता करने के लिए कि H किधर से आया। पढ़ोगे अभी। चले, चलिए बहुत ही बढ़िया। इसके बाद देखो अब कुछ भी नहीं है, इनके ऊपर अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो आओ क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखो पहली कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, जैसे मैं आपसे बोलूं कि अ गैसियस मिक्सचर, लैंग्वेज पे फोकस करें, लैंग्वेज पकड़ना सीखें, कंटेन्स O2 and O3 and has average molar mass of 44। ठीक है, determine the molar composition, determine the molar composition of the mixture। ठीक है, आपको इस मिक्सचर का मोलर कॉम्पोजिशन बताना है। मोलर कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? या तो आपको मोल्स बता, मास कैसे हो जाएगा भाई मोलर कॉम्पोजिशन का मतलब?
मोलर कॉम्पोजिशन का मतलब या तो आपको इन दोनों कंपोनेंट्स के मोल्स बताने हैं, या फिर इनके मोल्स का रेशियो बताना है, या फिर इनका मोल परसेंट बताना है। क्या बताना है? मोल परसेंट बताना। समझना मेरी बात को। तो ये आपके पास गैसियस मिक्सचर है। इस मिक्सचर के अंदर O2 भी है और O3 भी है। क्या है? O2 भी है और O3 भी है। इस मिक्सचर का जो एवरेज मोलर मास है वो कितना है? 44 दिया है। अभी आप देखो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 32। ओजोन का कितना होता है? 48 होता है ना। अब मुझे इन दोनों का देखो, या तो मैं मोल परसेंट बता सकता हूं। तो मोल परसेंट में क्या फायदा होता है कि परसेंट की बात करो तो एक को मान लो x, बताओ टोटल परसेंट कितना हो सकता है? 100। बताओ दूसरा कितना हो जाएगा? 100 माइनस x। बोले इतना समझ में आता है? अब अगर आप यहां पर सिंपल m एवरेज का फॉर्मूला लगा दो, m एवरेज कितना हो गया? 44। तो दैट विल बी इक्वल टू m1n1 32 into x प्लस m2n2 48 into 100 minus x upon n1 plus n2 that is 100। समझ में आ रहा है? अब आप देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो तो 4400 इज इक्वल्स टू 32x प्लस 4800 माइनस 48x। दिखता है? देखो 32 में से 48 गया तो माइनस 16 बचेगा, उधर ले जाओ तो इधर आकर ये प्लस 16x हो गया। 4400 को इधर लाओ, 48 में 44 हो गया तो कितना बचेगा? 400। बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? 400 बाय 16 दैट इज 25। इसका मतलब इस मिक्सचर में 25% तो कौन है? O2, और बाकी की 75% कौन है? O3। आराम से देखो क्या आप लोगों को समझ में आता है? किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। यदि चैट ओपन करना, अच्छा चैट ओपन है, ठीक है ठीक है। समृद्धि, अंजलि, आप लोगों को आवाज आ रही है? ठीक है। तो एक मेथड ये है, आप मोल परसेंट बता सकते हो। अब जरूरी नहीं आप मोल परसेंट बताओ, आप यहां पर मोल रेशियो भी बता सकते हो। मोलर कॉम्पोजिशन का वही मतलब है। तो ध्यान सुनना, यह इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ लैंग्वेज उठाओ और चीजों को समझो। सेम क्वेश्चन में दोबारा कर रहा हूं। मिक्सचर है, इसमें O2 भी है और इसमें O3 भी है। इस मिक्सचर का जो एवरेज मोलर मास है वो है 44। आप बोलो सर मेरे को ना परसेंट परसेंट समझ में नहीं आता, कुछ और बताओ। तो मैं कहूंगा ठीक है चलो आप इन दोनों के मोल्स मान लो। मान लो इसके मोल्स हैं N1 और इसके मोल्स कितने हैं? N2। मान सकते हैं। अब आप इस पर m एवरेज का फिर से फॉर्मूला लगाओ। बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? m1 into n1 32 into n1 प्लस m2 into n2 48 into n2 अपॉन n1 प्लस n। बोलो दिखता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा 44n1 प्लस 44n2 इज इक्वल्स टू 38n1 प्लस 32 प्लस 48n। तो देखो इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ। 44 में से 32 गया 12, 4n2। तो आप देखो n1 अपॉन n2 की वैल्यू जो है वो 4/12 यानी 1/3 हो गई। यानी यहां से मुझे पता लग गया n1 is to n2 का रेशियो 1:3 है। देखो आराम से। क्या क्या कहाँ है 12n1? अरे तो बाबू n2 को इधर लाओगे तो n1 को उधर लेके जाओगे ना नीचे। रेशियो कैसे निकालते हैं? सही है। तो देखो n1 is to n2 का रेशियो कितना बन गया है? 1:3। अब आप या तो ये आंसर दे सकते हो या फिर आप इससे भी परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये बंटवारे की तरह है। किसकी तरह है ना?
एक बाप के दो बेटे, बेटा 1 बेटा 2। पिताजी के पास 50 लाख रुपए की संपत्ति थी, दोनों को 1:3 के रेशियो में बांटनी है। बताओ बेटा 1 के पास कितना आएगा? 12.5। कैसे निकाला, कैसे किया बताओ ना करके, दैट इज इंपॉर्टेंट। कल को आपके बच्चे होंगे, आप संपत्ति बांटोगे तो कैसे बांटोगे, पता होना चाहिए ना, बेसिक कैलकुलेशन। 12.5 कैसे आया, मुझे तो ये समझाओ, आई डोंट नो एनीथिंग। 12.5 कैसे बोला, कुछ तो किया होगा। 50 3 से डिवाइड कर दिया, फिर और 50 को 1 से डिवाइड कर दिया तो 50 ही आ जाएंगे। फिर दूसरा बेटा क्या करेगा, सड़क पे आ जाएगा बाबू। पता दो या 12.5 जाएंगे, कैसे गई ये नहीं पता। 50/3, बाय 3 क्यों किया? चलो 50 को 3 से डिवाइड करो, कितना आता है? 16.5 लाख, 16.66 लाख आता है ना। पैसा बांटो भाई, जल्दी बांटो। ठीक है, तो मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कई बार ये काम में आता है। और रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हो, उस टाइम दिमाग नहीं लगाते हो, और बड़ी क्लासेस में आने के बाद उसी में परेशान होते हैं हम लोग। तो बहुत सिंपल है, अगर मुझे 50 लाख इसको बांटने 1:3 में, तो इसके हिस्से में कितना आएगा? 1/1+3, जो इसका कंट्रीब्यूशन है अपॉन टोटल, इनटू जिस अमाउंट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो ये 50/3 नहीं, इसके पास 50/4 आएगा, जो कि 12.5 लाख होता है। और इसके पास उसका 3 गुना आएगा, तो या तो यहां से 3 गुना कर लो, या फिर 3/1+3 इंटू 50। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 37.5 लाख। और इस प्रकार से इन दोनों के अंदर ये पैसा बट जाएगा। सेम चीज वैसे भी आप देख सकते हो, अगर ये तो पूरा पैसा निकाल लिया, अगर सिर्फ परसेंटेज निकालना है तो देखो इसके पास कितना परसेंट पैसा आया, तो 1/1+3 इंटू 100, यानी 25%। और इसके पास कितना पैसा आएगा? 3/1+3 इंटू 100। हम परसेंट की बात कर रहे हैं इसलिए इसके पास कितना आया? 75%। पूरा समझ में आता है? तो आप वापस पीछे चलें, सेम चीज हम यहां पर कर सकते हैं। अगर मुझे यहां पर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, मोल परसेंट, तो कैसे निकालेंगे? 1/1+3 इंटू 100, यानी ये कितना आएगा? 25%। और अगर दूसरे वाले का निकालूंगा तो वो कितना बन जाएगा? 75%। बात समझ में आती है? कोई डाउट? कल कहां थे आप? क्यों? हाँ, क्या हो गया था? आईसीयू में भर्ती थे, ग्लूकोज की 6 बोतल चढ़ी, तो फिर दांत में दर्द था। नीट का एग्जाम देने नहीं जाओगे जिन दांत में दर्द होगा? जाओगे नहीं जाओगे? जाओगे ना। पहली बार है इसलिए मना कर छोड़ रहा हूं, अगली बार से दांत में दर्द हो चाहे पैर में दर्द हो, क्लास नहीं छोड़नी है। ठीक है ना, बैठो। हाँ भाई, आपके लिए क्वेश्चन लिखे थे। द एटॉमिक मास ऑफ बोरोन इज 10.8 AMU। चलो डेटा चेंज कर, is 10.6 AMU if it exists in the form of a mixture of isotopes B10,
and B11. Then calculate the composition of mixture, the molar composition. दोनों चीज निकालो आप, परसेंटेज भी निकालो और रेशियो भी निकालो, कैलकुलेट करो. क्या क्या आएगा 10.2? टेन पॉइंट टू क्या आएगा? 10.2 कैसा होगा? 2:3. बाकी लोग बताओ भाई, परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर दो. फोर्टीन और 40-60, 2:3. बाकी लोग 2:3, 40-60. हाँ जी, डन. जल्दी करो भाई, पनवेल निकलना है. अभी का टाइम टेबल है. हाँ, आज तो इंडिया का तीसरा. आज सबसे खतरनाक दिन है, क्योंकि दोनों ही टीम्स का है. साउथ अफ्रीका बेचारी चोकर रही है, अगर आज भी गई तो चोकर है, और अब ये चाहेंगे नहीं कि इंडिया हार जाए. अपन कौन, कुछ भी हो सकता है. सैटरडे को आप पैदा हुए तो इंडिया क्यों जीतेगी? ये कौन सा लिंक है भाई? इतना कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए. पहले तो हैप्पी बर्थडे आपको. सैटरडे को तो मैं भी सैटरडे को ही पैदा हुआ था. फिर वो मतलब ही नहीं है ना उसका. तो सैटरडे तो महीने में 5 बार आता है, 4 और 5, 28. 28 फरवरी को पैदा होता है. अरे वाह, हाँ एक दिन बच गए हैं. नहीं तो 4 साल में एक बार बर्थडे आता. कोई उम्र पूछता कितनी है? मेरी उम्र 4 साल, 4.5 साल, आ ही नहीं सकती. चले 30, 32 और 68. चलो हाँ, 40-60 आएगा भाई आंसर. 10.6 है ना. देखो, बोरोन का एटॉमिक मास 10.6 है. इसके दो आइसोटोप्स हैं, एक है B10 और एक है B11. अब आप चाहो तो मोल्स परसेंट निकाल लो या रेशियो निकाल लो. तो मोल परसेंट निकाल तो इसको कितना मान ले? x. तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस x. तो अगर आप मोलर मास का फॉर्मूला लगाएं तो बनेगा M1N1 यानी 10 इंटू एक्स, M2N2 11 इंटू 100 माइनस एक्स. बताओ अपॉन टोटल कितना हो जाएगा? 100. यहां से सॉल्व कर लो. तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
वो आ जाएगी 40%, और मतलब ये आ गया B10, और B11 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 60। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन, लेकिन गैसियस मिक्सचर, gaseous mixture contains NO and O3 ऐसे रख लेते हैं, 3:8 mass ratio. Calculate the average molar mass of the mixture. क्या है आंसर? कितना? 43.09। और कोई? 41.25। एक सेकेंड, 41.25 कितना? 44, बस 4। हाँ जी, 33, फिक्स 33। हाँ अभी 9 9 9 नहीं, कोड क्यों नहीं आ रहा यार? चलिए देखते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर है। आंसर तो मुझे भी नहीं पता, रैंडम दिया मैंने तो डेटा। आपके पास एक गैसियस मिक्सचर है, उसमें NO है और उसमें O3 है, और इन दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:8। ठीक है, अब कुछ लोग कहे डायरेक्ट इस पे फॉर्मूला लगाएंगे एम एवरेज का। तो देखो इसको निकालो, 16 + 14 30, और ये कितना है? 48। ठीक है, तो 30 × 3 M1N1 प्लस 48 × 8 M2N2 अपॉन N1 + N2। जितने लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया हाथ उठाएं। वेरी गुड, आपने फॉर्मूला लगाया क्या? तो भी गलती है, तो भी गलती है, उन्होंने वैल्यू भी सही रखी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये कौन सा रेशियो दिया है, और हम यहां पर कौन सा रेशियो लेते हैं? मोल रेशियो। क्या लेते हैं? तो सबसे पहले ये जो आपका मास रेशियो है, इसे आप लोग किस में बदलोगे? मोल रेशियो। किसमें बदलोगे? तो कैसे बदलोगे? देखो, 3 डिवाइडेड बाय, भाई मास से मोल्स निकालने के लिए मोलर मास से डिवाइड करते हैं बाय 30 इज टू 8 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 48 हो गया। तो देखो 3 10 8 6, तो ये बन गया 1/10 × 3 × 8 × 48। 1/10 × 3 × 8 × 48। 1/10 × 3 × 8 × 48। 1/10 × 3 × 8 × 48। 1/10 × 3 × 8 × 48। 1/10 × 3 × 8 × 48। 1/10 × 3 × 8 × 48। 1/10 × 3 × 8 × 48। 1/10 × 3 × 8 × 48। 1/10 × 3 × 8 × 48। 1/10 × 3 × 8 × 48। 1/10 × 3 × 8 × 48। 1/10 × 3 × 8 × 48। 1/10 × 3 × 8 × 48। 1/10 × 3 × 8 × 48। 1/10 × 3 × 8 × 48। 1/10 × 3 × 8 × 48। 1/10 × 3 × 8 × 48। 1/10 × 3 × 8
H2 कितना बन गया, ये 1/6 बन गया। अब यहाँ पे से कई लोगों को रेशियो सॉल्व करना नहीं आता है, तो जब भी ऐसा रेशियो सॉल्व करो इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो 6 और 10 कितना हो गया है, 60। 6 और 10 कितना हो गया है, 60। तो पूरे को 60 से मल्टीप्लाई करो, तो 60 इंटू 1/10 इज टू 60 इंटू 1/6। 0 से 0 गया, ये बचा 6, ये कितना बन गया 1। इनका रेशियो आ गया, सॉरी 10 है ना। 6:10, इसको और 2 से उड़ाओ तो 3:5 का मोल रेशियो आ गया। तो ये इन दोनों का मोल रेशियो है। कौन सा रेशियो है, एक सेकंड में लॉग इन करते हैं। यह आया था आप लोगों का रेशियो। तो बस अब इसके बाद आप फॉर्मूला लगाओ एम एवरेज का। क्या बनेगा, m1 इंटू n1 प्लस m2 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n। इससे जो आंसर आता है वही आपका करेक्ट आंसर हो। कौन सा आ रहा है, सेकंड, 41.25। तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, एवरेज एटॉमिक मास या फिर एवरेज मोलर मास। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे, एक और नया टर्म सीखते हैं जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ वेपर डेंसिटी, वीडी। चलिए देखो वेपर डेंसिटी क्या होती है। वेपर डेंसिटी इज बेसिकली डेंसिटी ऑफ अ गैस टेम्परेचर पर होनी चाहिए। किस पर होनी चाहिए, सेम प्रेशर और टेम्परेचर पर होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको सीखने के लिए आपको आइडल गैस इक्वेशन का क्या करूं, पूरे को, अच्छा अब देखो जिन लोगों की स्क्रीन गायब हो गई थी एक बार वापस बता दूं, हम लोग वेपर डेंसिटी पढ़ रहे हैं। ये वेपर डेंसिटी की बेसिक डेफिनेशन है, दैट इज जिस गैस की वेपर डेंसिटी आप निकालना चाहते हो उसे आप हाइड्रोजन की डेंसिटी से डिवाइड कर दो। अब आप सभी लोगों ने पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़ लिया है ना। मैंने इसका डेंसिटी फॉर्म लिखवाया था, नहीं है ना। तो देखो ये है पीवी, ये होते हैं मोल्स। बताओ मोल्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास। और बताओ इनटू क्या कर देंगे, आरटी। दिखता है। अब हम क्या करेंगे, m को इधर ले आएंगे और v को इधर ले आएंगे। तो देखो pm इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, w बाई v इंटू आर टी। बताओ w क्या होता है, मास, v क्या होता है, वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी। क्या लिख सकते हैं, तो बताओ ये क्या बन जाएगा, pm इज इक्वल्स टू डी आर टी। तो ये डेंसिटी फॉर्म ऑफ आइडल गैस इक्वेशन है। ये आपके फिजिक्स में भी काम आ सकता है। किसमें काम आ सकता है, केमिस्ट्री में तो आएगा ही आएगा, फिजिक्स में जरूर काम में आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि केमिस्ट्री में से तो गैसीय स्टेट हट चुका है, लेकिन फिजिक्स के अंदर अभी भी गैसीय स्टेट है। वहां पर ये आपके काम में आता है जब आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हो केटी। चलिए जी, अभी मैं क्या करने वाला हूं, इस फॉर्म को यूज करने वाला हूं। ध्यान से देखो, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस। तो उस फॉर्मूले से देखो, डेंसिटी ऑफ गैस को हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू मोलर मास ऑफ गैस अपॉन आरटी डिवाइडेड बाय, बताओ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या बनेगी, प्रेशर इनटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन आरटी। पी बाय आरटी से पी बाय आरटी गया, तो यहां से देखो आप इसे लिख सकते हो मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। सही है, बताओ मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन तो हम सबको पता होता है कितना होता है, 2। तो यहां से देखो किसी भी गैस का जो मोलर मास है उसे आप 2 टाइम्स ऑफ इट्स क्या लिख सकते हो, वेपर डेंसिटी। तो ये बात आप समझें, आज के बाद अगर आपको किसी गैस की वेपर डेंसिटी पता है, आपको उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास भी पता है, वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, उस गैस का मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। सही है, एक चीज। दूसरी चीज ध्यान से समझना, यहां देखो
देखो यहां पे टेम्परेचर का और टेम्परेचर का टर्म कैंसिल हो रहा है, क्योंकि आपको दोनों के लिए प्रेशर टेम्परेचर सेम रखना है। तो मान लो अभी 25 डिग्री पर हमने इसको मेजर किया, अगर आप 50 डिग्री पर मेजर करोगे तो वो टेम्परेचर यहां भी आएगा, यहां भी आएगा। बताओ टेम्परेचर का टर्म क्या हो रहा है, सेम है या फिर कैंसिल हो रहा है यहाँ पे? तो अभी ध्यान रखना कि सिंस टेम्परेचर टर्म is getting cancelled, vapor density is independent of temperature. जो वेपर डेंसिटी है वो टेम्परेचर क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। मतलब आप टेम्परेचर कितना ही बदल लो, वेपर डेंसिटी चेंज। एक तरीका तो ये है, या आप यहां से भी बोल सकते हो। आप देखो यहां से, बताओ वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन रहा है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2, दिख रहा है? जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूं O2, बताओ O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 32। अब आप 0 डिग्री सेल्सियस पे पूछो तो भी 32, 10 डिग्री पर भी कितना होगा 32, 50 डिग्री पर भी कितना होगा 32, 100 डिग्री पर भी कितना होगा। तो O2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमेशा ही फिक्स है। तो अगर ये फिक्स है तो ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। तो किसी भी सब्सटेंस की जो वेपर डेंसिटी है वो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। क्या होती है, बोलो, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए, अब हमने इसे क्यों पढ़ा, इसको पढ़ने का एक कारण है। कारण यह है कि अगर आपके पास सिमिलरली फॉर अ गैसियस मिक्सचर, ठीक है, अगर आपको मिक्सचर की वेपर डेंसिटी पता है, उसका जो एवरेज मोलर मास होगा वो भी 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, उसकी वेपर डेंसिटी। तो अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे हमने ये 2 क्वेश्चन किए, ये क्वेश्चन किए, देखो इसमें आपको इसका मोलर मास दिया था 44, ये डायरेक्टली दिया था। अब आपको वो ये वैल्यू इनडायरेक्टली दे सकता है। इनडायरेक्टली कैसे, जैसे मैं आपसे बोलूं क्वेश्चन कि द वेपर डेंसिटी ऑफ अ gaseous mixture containing what, लेट्स से लेते हैं O2 एंड O3। चलो O2 एंड O3 पे हो चुके हैं, हाँ ले लेते हैं, हाँ चलो CO एंड CO2 ले लेते हैं, इज 16, कितनी है 16। बाकी सेम क्वेश्चन, देन कैलकुलेट द मोलर कॉम्पोजिशन, मोलर composition of the mixture। मॉड्यूल मिल गया क्या मोल का, आप सबके पास है? आप नहीं आए थे कल, तो मॉड्यूल क्यों नहीं आपके पास? मोल का नहीं मिला, पहले का मिला हुआ है आप लोग, कब मिला था? कितने लोगों को नहीं मिला है मोल का मॉड्यूल? 4। ऑनलाइन वालों के पास आ गया है मॉड्यूल, अनुष्का, अंजलि? नहीं मिला है, ठीक है, मैं भी डलवाता हूँ ग्रुप पे, एक बार आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को। थ्री रेशियो 1। चलिए, तो देखो कुछ भी नहीं है, बस उसने एक इंफॉर्मेशन को बढ़ा दिया है। आपको इस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी पता है, तो अगर आपको मिक्सचर की वेपर डेंसिटी पता है तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी से आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो मिक्सचर का। तो देखो इंटू 16 करो तो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास यानी एवरेज मोलर मास कितना आ गया, 30। सही है। अब ये जो 32 एवरेज मोलर मास है इस मिक्सचर का, इसको आप
सॉल्व कर लो। अब आपको मोलर रेशियो बताना है या मोल परसेंट, कुछ भी बता दो। तो मान लो इसका मोल परसेंट कितना है, x है ना, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस x। तो आप देखो 32 विल बी इक्वल टू क्या बनेगा, इसका मॉलिक्यूलर मास है 28, इसका है 44, तो 28 इंटू एक्स प्लस 44 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन कितना हो गया 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताओ ये कितना बन गया, 3200 इज इक्वल्स टू 28x प्लस 4400 माइनस 44x। देखो ये बचेगा -16, -16 को तो ले जाओ तो 16x इज इक्वल्स टू 44 में 32 हो गया तो कितना बचेगा 1200। x की वैल्यू आ गई 1200 बाय 16, 4 3 12, 4 4 16, आंसर आ गया 75%। तो दैट मींस इस मिक्सचर में 75% ये है, 25% ये है। अगर आप रेशियो निकालना चाहो तो 3:1। आराम से देख लो, आपको समझ में आना चाहिए। सही है। तो ये कहानी है एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज मोलर मास की। ये टॉपिक एनसीईआरटी में गिवन है, एक बार नीट में पूछा भी जा चुका है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन 2004, 5, 6 के आसपास कहीं ना कहीं पे पूछा गया है, दोबारा भी रिपीट हो सकता है। बहुत आसान होता है, या तो आपको मिक्सचर का कॉम्पोजिशन देगा और उसका एवरेज मोलर मास पूछेगा, या मिक्सचर का एवरेज मोलर मास देगा और आपसे उसका क्या पूछ सकता है, कॉम्पोजिशन पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चंस में आप स्पेसिफिकली ध्यान रखें, जब आपको मास रेशियो दिया हुआ हो, वहां पर आप सबसे ज्यादा गलती कर सकते हैं। चलिए इसके बाद मैं बढ़ रहा हूं यहां से और आगे, और अब हम बात कर रहे हैं अबाउट परसेंटेज कॉम्पोजिशन। आप चाहो तो बाय मास और लो। तो देखो ये एक बेसिक सा टर्म है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास, ठीक है। बहुत आसान है, किसी भी मिक्स, कोई भी मिक्सचर आपके लिए, मान लो एक मिक्सचर है, उसमें एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। ए के 20 ग्राम है और बी के 40 ग्राम है, तो बताओ मास परसेंट ऑफ ए कितना होगा। इसको आप केमिस्ट्री ना समझें, जनरल टर्म से बात करें। एक मिक्सचर में दो कंपोनेंट है, एक का मास 40 ग्राम है, दूसरे का 20 ग्राम है, तो बताओ 20 ग्राम वाले का मास परसेंट कितना होगा। तो जिसका मास परसेंट निकालना है उसका मास अपॉन क्या कर देंगे, टोटल मास, और इनटू क्या कर देंगे 100। बोलो यही करेंगे, तो सिंपल सा थंब रूल है। दुनिया में किसी भी मिक्सचर में किसी का परसेंटेज निकालना है तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसका कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल कंट्रीब्यूशन इनटू क्या कर सकते हैं हम लोग 100। तो सेम चीज अपने को यहां पर करनी है। आप समझें, यहां पर हम किसी कंपाउंड है, मान लो मैंने ले लिया CH4, कितना ले लिया बताओ, CH4 में कार्बन का मास में कंट्रीब्यूशन कितना है, यानी कार्बन का मास कितना है 12, और हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना है 4। अब अगर कोई मुझसे कहे कि मुझे इसमें परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन बताओ, तो बोलूंगा ठीक है भाई साहब, हाइड्रोजन कंट्रीब्यूशन कितना है 4 अपॉन टोटल मास कितना है 16 इंटू 100। 25% कंट्रीब्यूशन किसका है, हाइड्रोजन का है। मुझे मान लो H3PO4 में परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। क्या निकालना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज बाय मास। बताओ इसमें ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो भैया 4 इंटू 16, 4 ऑक्सीजन, एक का होता है 16, डिवाइडेड बाय इसका पूरे का मॉलिक्यूलर मास वो आएगा 98, और इंटू 100 कर दो, आपको यहां पर परसेंटेज बाय मास ऑफ क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। बोले बात समझ में आती है। तो अब हम इसको एक फॉर्मूले में बदल सकते हैं, यानी बेसिक सी बात यह है, अगर मुझे किसी भी कंपाउंड में परसेंटेज बाय मास
ऑफ एन एलिमेंट निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट। तो बताओ ऊपर क्या लिखूंगा? मास ऑफ एलिमेंट। उसको कैसे डिवाइड कर दूंगा? कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास और इनटू क्या कर दूंगा? फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले के बिना ही आपने सारी वैल्यूज निकाली थी। सेम फॉर्मूला है। उस एक मॉलिक्यूल में उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है मास में, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है इनटू 100। उससे आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। हो गया? चलो आगे चलिए। तो अब देखें, यहां पर भी एक और लाइन ऑफ क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं अलग अलग तरीके के। जैसे पहला क्वेश्चन, लेकिन निकोटीन कंटेन्स 20% carbon by mass if the molar mass of nicotine is is 692, then how many carbon atoms will one nicotine molecule contain? बताओ भाई। मुझे भी नहीं आता, ये तो दिक्कत है। हैं 11.5 Na। हाँ भाई, निकोटिन मंगा के देखते हैं, निकोटिन मंगा के देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है? क्या कौन सा मंगाया जाए बताओ? जुबा केसरी, जुबा केसरी समझते हो? हाँ, दाने दाने में कैंसर का दम। क्या तंबाकू में तो होता निकोटिन? हाँ भाई, इसकी चैट खोलना है, जूम की खुली हुई है क्या? ये आवाज कहीं की आ रही है? टिनिंग टिनिंग। हाँ भाई, एक आंसर आया 11.5 Na। दूसरा 6.92 इंटू 10⁻23। और कोई? 0.2 Na। अंजलि, सब के सब गलत है। नो कमेंट्स। बोलो बोलो, जो आंसर है बोलो। Na, चलो Na आएगा। ये Na कौन है? 6.92 है। Na में तो 6.023 होता है। इतना फर्क। चलो फिर भी गलत है। अबे बताओ मेरे को एक बात, क्या लिखा हुआ है? एक निकोटीन मॉलिक्यूल में Na एटम्स कैसे हो सकते हैं? अगर मेरे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो इसमें कार्बन कितने होंगे? 6। हाइड्रोजन कितने होंगे? 12। ऑक्सीजन कितने होंगे? 6। Na कहां से आ जाएगा बे? है हॉल ब्लैक हुआ। चलिए भाई, तो देखें, निकोटीन का मोलर मास कवि ने दिया हुआ है 692। मुझे निकोटीन के फॉर्मूले की जरूरत
कुछ लोग तो निकोटिन का फॉर्मूला ढूंढते ढूंढते गायब हो जाते हैं, फॉर्मूला है नहीं, क्वेश्चन कैसे करें, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। कह रहा है इस निकोटिन में कार्बन का मास परसेंट जो है वो है 20। मुझे नहीं पता निकोटिन में कितना कार्बन है, मान लो निकोटिन में x कार्बन है, कितना कार्बन है तो बताओ, कार्बन का परसेंट कैसे लिखेंगे, कार्बन का मास x इंटू 12 अपॉन निकोटिन का मोलर मास कितना 692 इंटू 100, यहां से x का वैल्यू निकाल लो, कितना आ रहा है भाई, मैंने डेटा ऐसे दिया हुआ है बट ठीक है, 20 पंजे 100, x की वैल्यू आ गई 692 अपॉन 60, ठीक है, तो ये पॉइंट लगा दो 69.2, तो 6 बन जा 6, फिर 6 बन जा 6 और 6 5 जा 30, अबे बीच में क्यों है, थोड़ा आगे पीछे आ जाता, 5 6 आएगा 3 आएगा, 5 3 भी बीच में ही है बट ठीक है, 11.53। अब देखो नंबर ऑफ एटम्स फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, तो यहां पर हम राउंड ऑफ करते हैं, और अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये पहुंचेगा 12, 0.5 से बड़ा है, मैथ्स का रूल है, राउंड ऑफ कर रहे हो, 0.5 से छोटा है तो आप नीचे वाले नंबर पे ले जाओगे, उसके ऊपर है तो आगे वाले नंबर। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि एक एटम में 11.5 एटम, सॉरी एक मॉलिक्यूल में 11.5 एटम, या तो 11 होंगे या 12 होंगे। आपने ये जो एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया है इसमें कहीं ना कहीं गलती है, उस गलती को हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। अगर ये 11.53 आया है तो इसे राउंड ऑफ करके कितना कर देंगे 12। एक निकोटीन मॉलिक्यूल में 12 कार्बन एटम होंगे। फॉर्मूले की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। चलो अगला क्वेश्चन, Na क्यों लगाया, तो भाई वो पता होना चाहिए ना, दैट इज द ब्लेंडर, Na कैसे लग सकता है। लेकिन नेक्स्ट, कॉर्टिसोल कंटेन्स 5 नाइट्रोजन एटम्स per molecule. If the percentage of nitrogen in cortisol is 28%, then calculate the molar mass of cortisol. बताओ भाई, 250, बाकी लोगों का भी आंसर आने दो, 250, वेरी गुड। पहले क्वेश्चन करो, लिख बाद में लेना, क्वेश्चन लिखते रह जाओगे वरना। क्वेश्चन लिखना भी एक हथियार है क्वेश्चन नहीं करने का। हो गया, चलिए देखिए, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, आपके पास कॉर्टिसोल है, ठीक है, कोर्टिसोल के अंदर वो कह रहा है कि 5 नाइट्रोजन एटम है भाई साहब। अब सेम क्वेश्चन है, पिछला ही क्वेश्चन है, डेटा उल्टा कर दिया मैंने, तो आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन दी हुई है 28, आप निकालो 5 नाइट्रोजन एटम का मास होगा 5 इंटू 14 अपॉन, बताओ इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना मान सकते हैं m, और इंटू क्या कर देंगे, तो यहां से m के लिए निकाल लो, 5 इंटू 14 तो 70, यानी 7000 डिवाइडेड बाई 28, 7 4 जा 28, आंसर आ गया 250।
सही है। अब देखो, तो इसमें क्या है, पहली कैटेगरी क्वेश्चन यही बनेंगे, ऐसे एक परसेंटेज दे देगा, या तो एक मॉलिक्यूल में एटम्स पूछ लेगा, या एक मॉलिक्यूल में एटम्स दे देगा और उससे उसका क्या पूछ लेगा, परसेंटेज पूछ लेगा। तो आपको समझना है, किसी भी एलिमेंट का अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो उस एलिमेंट का मास अपॉन कंपाउंड का मास इनटू आपको क्या करना होता है। फिर देखो, इस पे एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन बनता है, समझें। इफ cortisol contains 6% carbon by mass, then the minimum molecular mass of cortisol may be। कह रहा कोर्टिसोल में 6% कार्बन होता है बाय मास, तो बताओ कोर्टिसोल का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। व्हाट वुड बी द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोर्टिसोल। ठीक है, तो यहां देखें, आप सभी लोग ध्यान से देखें, इसमें क्या है, ना तो आपको कोर्टिसोल के फॉर्मूले की जरूरत है, पहली बात। यहां पर इसने बोला है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। यहां इस क्वेश्चन की जो ट्रिक है, जो डेटा है, वो यहीं पे छुपा हुआ है। मान लो आप एक एलियन शिप में हो, अर्थ पे से गुजर रहे हो, और ये बोलने के लिए कि इस अर्थ पे ह्यूमन रहते हैं, बताओ मिनिमम कितने ह्यूमन होने चाहिए। मरे से मरा एक आदमी तो हो, जब भी तो बोलोगे यहाँ आदमी रहता है। अगर एक भी आदमी नहीं है तो अर्थ पे कोई ह्यूमन नहीं रहता है ना। तो मैं आपसे बोलूं कि इस अर्थ पर मास परसेंट ऑफ ह्यूमन जो है वो 10⁻⁴% है। कितना है, मुझे और दुनिया में कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि अर्थ पे जो ह्यूमन का मास परसेंट है वो 10⁻⁴ है। बताओ अर्थ का मास कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे, देखो मुझे ह्यूमन का मास परसेंट पता है ना, अर्थ का मिनिमम मास बताना आपको आपके डेटा के हिसाब से। आप क्या बोलोगे कि यार अर्थ पर ह्यूमन रहते हैं, ये कहने के लिए अर्थ पर एक ह्यूमन तो होगा, तो एक ह्यूमन का मास निकाल लेता हूं। ठीक है, तो मान लो हम ये कहते हैं कि एक ह्यूमन का जो मास है वो 70 किलो है। कितना है, एक ह्यूमन का मास कितना है, 70 किलो। बताओ अर्थ पर मान लो एक ह्यूमन है और उसका मास है 70 किलो, डिवाइडेड बाय अर्थ का मास पता नहीं, m मान लेते हैं, इनटू क्या कर देते हैं 100। सही है ना। तो देखो यहां से आप m किलो निकाल लो, ये 10⁻⁴ जाके +4 बनेगा, 7 × 10⁻⁷ kg। ये अर्थ का मिनिमम मास हो सकता है डेटा के हिसाब से। तो यहां उसने बोला कि अर्थ पे मास परसेंट ऑफ ह्यूमन इतना है, बताओ अर्थ का मिनिमम मास कितना होगा। तो मेन चीज ये लाइन थी मिनिमम। तो अर्थ पर इंसान रहता है ये कहने के लिए कम से कम एक इंसान होना चाहिए। तो सेम कंसेप्ट हम यहां यूज करेंगे, कोर्टिसोल के अंदर कार्बन है ये कहने के लिए द कोर्टिसोल मॉलिक्यूल will have at least one carbon atom, will have at least one कार्बन एटम, मरे से मरा एक कार्बन एटम तो होगा। तो अगर हम मिनिमम को पकड़ के चल लें तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 6। हमारे हिसाब से अगर एक कार्बन माने तो एक कार्बन का मास कितना होगा, 12 अपॉन कोर्टिसोल का मोलर मास कितना है, m × 100। यहां से आप m किलो निकाल लो, तो कोर्टिसोल का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 200। ये मिनिमम है। अगर कार्बन बढ़ता जाएगा तो उसके हिसाब से उसका मास परसेंट या मोलर मास भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है परसेंटेज कॉम्पोजिशन।
ये आपके काम में आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ेंगे, वहां पर भी आपके ये काम में आएगा। ठीक है।